हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि कल मैंने आप सभी को बोला था कि हम आज से अपना नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है MPP उसको कंटिन्यू करेंगे। सो IPT की आपकी मैक्सिमम यूनिट्स हो चुकी हैं, ठीक है। तो हमें इसको भी साथ में लेकर चलना है। तो हम इसके पहले 4 यूनिट्स में से एटलीस्ट 2 करेंगे, उसके बाद हम IPT को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो आज की हमारी यूनिट है फर्स्ट यूनिट, मॉडर्निटी एंड इट्स डिस्कोर्सेस, ठीक है। अब इसके अंदर मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं कि आपको 3 फिलोसफर्स पढ़ने हैं, ठीक है। और वो कौन कौन से हैं? कांट है, जिनका नाम पहले ही उस पर इन्होंने डिस्कस कर रखा है, बता रखा है कि स्पेशली कांट तो पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरा, इन्होंने मॉडर्निटी की बात अगर यहाँ करी है तो मैकियावेली और जॉन रॉल्स का नाम तो सबसे पहले आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आप लोगों को 3 फिलोसफर्स पढ़ने हैं इसके अंदर बेसिक, और तीनों फिलोसफर्स को मैंने बहुत डीपली आप लोगों को पढ़ाया है, ठीक है। सो आप लोगों को आज की क्लास में मैं कांट स्टार्ट करवाती हूँ और कांट को हम बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से जानेंगे। उसके बाद चाहे हम मैकियावेली को और जॉन रॉल्स को एक साथ पढ़ लेंगे, क्योंकि ये दोनों फिलोसफर्स आप पहले भी काफ़ी बार पढ़ चुके हो, ठीक है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को ज़्यादा डाउट्स रहें, तो मैंने इस टॉपिक को यूनिट 1 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको तीनों फिलोसफर को अच्छे से डीपली समझा दिया है। सो टाइम वेस्ट करे बगैर स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। कांट का परिचय। देखिए, इमैनुअल कांट, इनका पूरा नाम है इमैनुअल कांट। वो 18th सेंचुरी के उत्तरार्ध के एक जर्मनी दार्शनिक थे, ठीक है। वो प्रशिया के कनिग्सबर्ग विश्वविद्यालय में एक दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर भी थे। अब आप लोग मुझे ये बताओगे कि प्रशिया एक्चुअली में आज कौन सी कंट्री है? वो ये जो प्रशिया है मैं आप लोगों को बहुत पहले पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। सो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि प्रशिया जो है हमारी, वो आज के टाइम पे कौन सी कंट्री है। वो जो है हमारे इमैनुअल कांट, वो रूसो के, ह्यूम के, एडम स्मिथ के, इन सब के समकालीन था। इसको था कि मतलब हाँ, अगर मुझे कुछ चीज़ लिखनी है, कैप्चर करनी है, तो बेसिकली वो इन लोगों की चीज़ों को कैप्चर करता था। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के टाइम पर उसकी एज 65 थी, ठीक है। उसने एक गणतांत्रिक उद्देश्यों को लेकर फ्रांसीसी क्रांति की सराहना भी की थी, लेकिन जो हमारे एक तरीके से अनमोरलिटी वाली चीज़ें सामने आ रही थी, उनकी उसने आलोचना भी करी थी, ठीक है। देखो भाई, कांट जो था उसका बेसिकली मानना क्या था? वो राजनीतिक व्यवस्था को ना सिर्फ न्यायपूर्ण ही मानता था, ठीक है। और वो कहता था कि ये नैतिकता को सम्मान देती है, मोरालिटी को, कि अगर जो हमारी पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं वो न्यायपूर्ण होनी चाहिए, उनके अंदर न्याय कूट कूट के भरा होना चाहिए, अदरवाइज़ वो किसी भी काम की पॉलिटिकल सिस्टम हमारा नहीं है। तो उन्होंने ये बात लिखी थी कि एक सच्ची राजनीतिक व्यवस्था तब तक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकती है जब तक ये पहले नैतिकता को सम्मान नहीं देती है, ठीक है। और राजनीति को सभी के लिए उचित के आगे घुटने टेकने चाहिए, और खुद भी राजनीति धीरे धीरे स्थायी रूप से अभामंडित हो सकती है। भाई देखो, सीधी बात यहाँ पर है कि जो हमारे इमैनुअल कांट हैं, इन्होंने बोला कि मैं ये मानता हूँ कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है हमारा किस तरीके से चल सकता है, बेटर किस तरीके से चल सकता है, हमारी एक मोरालिटी से, ठीक है। हमारा बिहेवियर, हमारी मोरालिटीज़ ये डिपेंड करती हैं कि हम सामने वाले शख्स को चलाने पे मजबूर कर रहे हैं। सो इन्होंने कहा कि मैं ये मानता हूँ कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है मेरा पूरा, राजनीतिक व्यवस्था, तब तक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकती है जब तक ये पहले नैतिकता को सम्मान नहीं देती है, मोरालिटी को, ठीक है। तो इस तरीके से नैतिकता और राजनीतिक दर्शन में कांट का सबसे ज़्यादा योगदान रहा, और इसके अंदर ही उन्होंने न्याय को और बाकी सभी चीज़ों को, अधिकारों को ढूंढा और उनकी आलोचना करी। कहा कि भाई आज के टाइम, मतलब पहले टाइम, आज के टाइम तो फिर भी पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो गई है, पुराने टाइम पे भी पॉलिटिक्स बहुत खेली जाती थी। तो उन्होंने उस सब चीज़ों को मिलाकर बोला कि भाई पॉलिटिक्स जो है ना, अब इस तरीके से हो चुकी है कि इसका सीधा जो
रिलेशन है, इसका सीधा जो संबंध है न्याय से, अधिकारों से और इसके क्या मोरालिटी से हटकर कुछ फालतू चीज़ों पे जा चुका है, तो अब वो उसकी आलोचना करते हैं। ठीक है, तो इन्हें इन्हें एक ना मतलब एक नेशनली और इंटरनेशनली दोनों ही लेवल पर समाज के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट की आलोचना करी, और उनको ये माना जाता है कि आलोचक हैं ये हमारे इन सब चीज़ों के, और साथ में इन सब चीज़ों का पुनर्गठन के लिए भी एक मानक इनको माना जाता है। ठीक है, सो कांट जो है बेसिकली हमारी ये चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। कांट का जो मुख्य योगदान रहा है वो प्योर रीज़न, शुद्ध तर्क बुद्धि और ज्ञान मीमांसा होता है आपकी एपिस्टेमोलॉजी, उसकी आलोचना रही है। लेकिन कांट का जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है ना वो बहुत ज़्यादा समृद्ध मानी जाती है। उसका एक राजनीतिक सिद्धांत हर इंसान से साध्य के रूप में व्यवहार करने की आवश्यकता पर बल देता है। उन्होंने बोला कि जो हमारी पॉलिटिकल थ्योरीज़ है ना वो हर इंसान से एक साध्य के रूप में बिहेवियर करने पर बहुत ज़्यादा जोर देता है। उनका प्रसिद्ध कथन था कि अपने अंदर के मनुष्य और प्रत्येक दूसरे के अंदर के मनुष्य की मानवता से हमेशा एक साधन के साथ साथ साध्य के समान व्यवहार करो, ना कि साधन के समान। मतलब कि भाई सामने वाले शख्स, देखो इन्होंने आगे बोला है कि हम मनुष्य ऐसे हैं कि हम एक दूसरे के काम आते हैं। ठीक है, बाहरी लाइफ से, अंदरूनी लाइफ से, जैसे भी। तो वो वाली चीज़ को लेकर इन्होंने यहाँ पर भी बताने की कोशिश करी है कि मैं ये चाहता हूँ, मेरा ये प्रसिद्ध कथन ये है कि अपने अंदर के इंसान को और अपने अंदर के काम करने वाले इंसान को, दोनों को मौजूद रखो। अगर आप सिर्फ काम करने वाले इंसान को मौजूद रखोगे और अपना बिहेवियर अच्छा नहीं रखोगे तो भाई ये वाली चीज़ें बहुत प्रॉब्लम देंगी, और कल को आपके पास कोई भी नहीं रुकेगा, सबको पता लगेगा बहुत मतलबी हो, एंड दैट्स इट, आपका साथ से छूट जाएगा। ठीक है जी, तो ये था हमारा कांट का परिचय। अब आता है कांट की सबसे पहली थ्योरी, प्रबोधन का प्रतिनिधित्व, इनलाइटमेंट कांट की सबसे फेमस थ्योरी है। मैंने जो एमए के स्टूडेंट्स को स्टडी कराई थी उसके अंदर काफ़ी बार आप लोगों से पूछा है कि इनलाइटमेंट की थ्योरी किसने दी है, तो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर नाम मैकियावली और कांट और जॉन रॉस तीनों का दिया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हमारे मॉडर्न टाइम के फिलोसफर थे। तो एनलाइटमेंट की जो बेसिक थ्योरी दी है वो इमैनुअल कांट ने ही दी है, ये वाली बात आप लोग याद रखिएगा। तो भाई देखो, नैतिक और राजनीतिक विचारों के एक बहुत लंबे इतिहास में कांट का स्थान ये तय करा गया था कि वो शुरुआत से ही, जहाँ एक तरफ आलोचनात्मक दर्शन यूरोपीय प्रबोधन का चरम था तो दूसरी तरफ ना राजनीति के नैतिकता से अलग होने की बात भी शुरू हो गई थी। आलोचनात्मक दर्शन हमारा होता है कौन? क्रिटिकल फिलॉसफी। अब भैया यहाँ पर जो था ना बेसिक, जो हमारे मॉडर्न टाइम का था, इसमें मैक्सिमम फिलोसफर क्रिटिसाइज करते हुए मिलेंगे सभी। क्यों? क्योंकि पिछले टाइम पे सभी थ्योरीज लिखी जा चुकी हैं, अब उनको सिर्फ क्रिटिसाइज़ करने का काम था। तो जो थे हमारे, ये सिर्फ ये मॉडर्न टाइम हमारी दो चीज़ों के लिए फेमस था। सबसे पहला आलोचनात्मक दर्शन, क्रिटिकल फिलॉसफी, और दूसरी तरफ राजनीति की नैतिकता से अलग होने की शुरुआत, कि राजनीति पॉलिटिक्स जो है हमारी वो नैतिकता से अलग हो रही है। ठीक है, साथ में ये एक इच्छा और प्रकृति के कानून पर मानव की वरीयता कायम करने के प्रबोधन का समर्थन करके कांट ने उस सर्वोच्च सिद्धांत को लिया जिसमें एक नैतिक व्यक्ति के रूप में प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वायत्तता और समानता की बात कही गई थी। ठीक है, कि मतलब ये जो बेसिक इनका इनलाइटमेंट है ना, इसके अंदर इन्होंने इस वाली बात से शुरुआत करनी शुरू करी कि इंसान की स्वतंत्रता, स्वायत्तता और समानता किस तरीके से होनी चाहिए, और कांट ने इसे एक नैतिक कानून भी बताया था। ठीक है, इसके साथ साथ नैतिक कानून और नैतिक व्यवहारिक ज्ञान के जो परमादेश हैं उसको मानव ज्ञान और सर्वोच्च सिद्धांत मानते हुए कांट ने अपने पूर्ववर्ती और समकालीन अनुभववादी और व्यवहारवादियों को अपने आप को उनसे दूर कर लिया था। ठीक है, जो हमारे बेसिक बिहेवियरलिज्म थे, और यही दोनों अनुभववादी और व्यवहारवादी जो थे हमारे बिहेवियरलिज्म, उन लोगों से इसने अपने आप को बिल्कुल दूर कर लिया था। कांट ने ये स्वीकार किया कि वो एक प्रबोधन विचारक है।
ठीक है, इनलाइटमेंट। वो अपने गंभीर लेखन को उस समय की प्रबोधन की प्रक्रिया में योगदान भी मानते हैं। अपने व्हाट इज इनलाइटमेंट 1784 के शीर्षक आलेख में कांट ने इसे बौद्धिक अपरिपक्वता और मानसिक सुस्ती की अवस्था से ज्ञान के युग में प्रवेश की मानवता को एक यात्रा के टाइम पे बताया। इन्होंने कहा कि भाई इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा सुस्त होता जा रहा है, उसके अंदर अब आलस के अलावा और कुछ नहीं बचा, वो अपनी ज़िंदगी में अब और कुछ नहीं कर सकता है। उन्होंने लिखा कि प्रबोधन मनुष्य के स्वयं के कारण अपरिपक्वता का त्याग करना है। तो भाई कांट का सीधा मतलब ये था कि ज्ञान की आवश्यक और औपचारिक और अनुभव परिस्थितियों के ढांचे के बारे में आम लोगों के आत्म जागरण के योगदान में करने के लिए एक आश्वासन था। ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं नॉर्मल इंसानों के खुद के अंदर की जो है उनकी परिपक्वता, उनकी सारी चीज़ें, उनकी आवश्यकताएं, उनकी ऑफिशियली चीज़ें, उनकी सिचुएशंस, उन सभी के ढांचे के बारे में जानना चाहता हूँ और उसको एक तरीके से जागरण करना चाहता हूँ कि हाँ भाई कि ये लोग चाहते हैं और ये लोग ऐसा मानते हैं। क्योंकि इनका ये अब मतलब ये वो वाला टाइम आ गया था ना, देखो जैसे कि अब यह 18वीं 19वीं शताब्दी है, ठीक है, तो ये वो वाला टाइम आ गया था जब फ़िलासफ़र्स ने बेसिकली क्या करना शुरू कर दिया था, अपनी फ़िलासफ़ी के साथ पुरानी चीज़ों को आलोचनात्मक ढंग से देखने लगे थे, उनकी क्रिटिसाइज़ करने लगे थे, क्योंकि वो थी ही ऐसी चीज़ें। ठीक है, तो उनको लेकर यहाँ पर ये वाली बात की गई कि भाई अब मैंने इसकी आलोचना करनी शुरू कर दी है। ठीक है, कांट ने इस बात को रियलाइज़ किया था कि ये जो आत्म जागरण के लिए मैं अधिभौतिकवाद में कोपर्निकस क्रांति, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उनका ये विश्वास था कि ऐसी दार्शनिक क्रांति में उनके गंभीर लेखन का उपयोग होगा और ये जो क्रांति आप पढ़ोगे वो इससे मतलब आपके एनलाइटमेंट से रिलेटेड है। आपकी आती है कांट की अधिभौतिकवाद में कोपर्निकसवादी क्रांति। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया है। अब आप लोगों को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, चाहो तो इंग्लिश में लिख लो, चाहो तो हिंदी में लिख लो। भाई अब इसको समझने की ज़रूरत है कि ये बेसिक है क्या। देखो, कांट एक ऐसा फ़िलासफ़र था जिसको बच्चों को समझने में काफ़ी प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, तो मैंने ये कोशिश करी है कि इस वीडियो में, इस क्लास में मैं आप लोगों को कांट की हर थ्योरी को अच्छे से समझा सकूं, क्योंकि कांट ने बेसिकली साइंस की बातें ज़्यादा करी हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि फ़िलासफ़र्स कैसे होते हैं, स्पेशली बाहर के फ़िलासफ़र्स या तो क्रिश्चियन होते हैं या फिर नास्तिक होते हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता है। तो कांट का मेरे से ये मानना था, उन्होंने कहा कि अब तक ये माना गया है कि हमारा ज्ञान वस्तुओं के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, कि जस्ट लाइक हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल का ज्ञान मोबाइल वस्तु है ना, इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। हमारे पास फ़ैन है, टेबल है, पेंसिल है, पेन है, कॉपीज़ हैं एंड ऑल थिंग्स, तो उन सब वस्तुओं के अकॉर्डिंग ही हमारे पास उनका ज्ञान होना चाहिए। लेकिन इस धारणा पर सिद्धांतों की मदद से ही कुछ पुरानी वस्तुओं के बारे में ज्ञान का विस्तार करने की सभी कोशिशें बिल्कुल विफल नहीं थी। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो मैंने इन्हीं वस्तुओं को आधार बनाकर पुरानी चीज़ों के बारे में जानना समझने की कोशिश करी है, तो वो चीज़ थोड़ी मुश्किल दे रही है। मैं जितनी कोशिशें कर रहा हूँ वो सब मुश्किल में आ रहा है। इसलिए हमें ये प्रयास करना चाहिए कि यदि हम ये माने कि वस्तुओं को ज्ञान के अनुरूप होना चाहिए, तो क्या हम अधिभौतिकवाद के कामों के अधिक सफल नहीं हो सकते। ठीक है, ये भाई ये वाली बात सामने रखी कि हमें ये कोशिश करनी। अब देखो, अगर एक चीज़ में आप हार जाओगे, इसका मतलब थोड़ी कि उसको लात मार के अबे जा यार मैं नहीं कर रहा, उसको दोबारा करोगे, लेकिन 4th टाइम पर आपका वो पॉसिबल है कि होगा ही होगा। तो इसी चीज़ को कांट ने बताने की कोशिश करी है कि भाई मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग प्रयास करें, कोशिशें करें, ताकि कोई भी प्रॉब्लम सामने ना आए। ठीक है, इस समझ के सिद्धांत की प्रकृति से प्राप्त नहीं होते बल्कि प्रकृति से जुड़े होती हैं। अब सीधी बात इन्होंने बोला, इस समझ की मतलब ये जो हमारी क्रांति है, इसकी सिद्धांत, इसकी पूरी थ्योरी प्रकृति से प्राप्त नहीं होती है बल्कि ये नेचर से, प्रकृति से जुड़ी हुई होती है। खगोल विज्ञान और ब्राह्मण विज्ञान के कोपर्निकस क्रांति ने सूर्य केंद्रित ब्राह्मण की पृथ्वी केंद्रित धारणा की जगह ले ली थी। ठीक है, बेसिक जो हमारी ये चीज़ें हैं ना, इसके बारे में इन्होंने इसके अंदर बताने की कोशिश करी है। इसके साथ
कांट की जो दर्शन शास्त्र है उसमें कोपर्निकस जैसी क्रांति ने मनुष्य को ज्ञान और कर्म की दुनिया में एक पॉइंट आउट सा मतलब एक सेंटर बना दिया, ठीक है, जो कांट की नज़र में इंसान है और प्रकृति की दुनिया के बिंब है। ना तो वो निष्क्रिय ढंग से ग्रहण होते हैं और ना ही वो नैतिक तरीके से हमें पता लग पाते हैं, ठीक है, कि मतलब नॉर्मल तरीके से भी नहीं और मॉरल तरीके से भी नहीं पता लगते। तो इन चीज़ों को लेकर वो ये इस चीज़ की रचना करते हैं, ठीक है। कांट की प्रबोधन की तर्कवादी और अनुभववादी विचारकों के साथ इस बात पर सहमति होती है, जो हमारे तर्कवादी और अनुभववादी विचारक हैं वो कांट के साथ इस बात पर सहमत होते हैं कि भाई कांट चर्च निरंकुश शासक परंपरा और रीति के अधीनस्थ की बजाय मानव स्वभाव और मानव तर्क को मनुष्य के ज्ञान और नैतिकता के केंद्र से जोड़े रखते हैं और साथ में उसको ही साधन मानते हैं, ठीक है। वही वाली बात जो मैंने आपको बोला कि भाई पहले के फिलोसफर मैक्सिमम नास्तिक होते थे, वो कहते थे कि साइंस ही सब कुछ है। जैसे कि चर्च का जो 16th सेंचुरी में होने लगा था, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट का 30 साल का युद्ध हुआ था, सब प्रॉब्लम्स हुई थी, उन सबको देखते हुए कांट ने इस चीज़ के बारे में सामने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मानव ज्ञान का अनुभवतीत आदर्शवादी दृष्टिकोण। भाई इसके अंदर कांट बताना चाहते हैं कि अनुभवतीत आदर्शवादी इस कारण आदर्शवादी नहीं है हमारी, क्यों नहीं है कि विचार निर्मित आदर्श आधारित और आलोचनात्मक निर्मित है। भाई इसको सीधी लैंग्वेज में बताया जाए, इन्होंने बोला जो हमारा आदर्शवादी है वो एक तरीके से विचार निर्मित है और आदर्श आधारित है और साथ में आलोचनात्मक पुनर्निर्मित है, कि मतलब उसका क्रिटिसाइज उसको अगेन एंड अगेन किया जा रहा है, ठीक है। उसके विचारों की ये विशेषता उसकी बहुत सारे पुस्तकों के नामों में सामने आई थी। उदाहरण के लिए आइडियाज़ टुवर्ड अ यूनिवर्सल हिस्ट्री फ्रॉम कॉस्मोपोलिन पॉइंट ऑफ व्यू 1784 में इनकी ये बुक आई थी। इसमें इन्होंने अनुभवातीत विचारों और सिद्धांतों से उनका अर्थ ज़रूरी, सार्वभौमिक, ऑफिशियली और सिचुएशंस, इन सभी के अलावा किसी भी ज्ञान के संभावना के ढांचे या व्यवहारिक लोगों द्वारा किए जाने वाले नैतिक कार्य से किया है, ठीक है। वो कहता है कि एक निश्चित व्यवहारिक कर्ता के रूप में मनुष्य में न केवल इंद्रिय और बुद्धि की योग्यता और क्षमता होती है, बल्कि सैद्धांतिक और नैतिक व्यवहारिक ज्ञान की शक्ति भी सामने रखी होती है, ठीक है। बहुत सिंपल बात इन्होंने बताने की कोशिश करी है। उन्होंने बोला कि मनुष्य अब अपने अंदर एक ऐसी क्षमता को देखता है कि जिसकी मदद से, जिसकी हेल्प से वो जहाँ तक उसके लिए पॉसिबल हो वो वहाँ तक जा सकता है, उन चीज़ों को, उन वस्तुओं को परख सकता है, समझ सकता है जितना वो कैपेबल है, ठीक है, जितनी उसके अंदर क्षमता है। ये खुद में एक निर्मल आत्मक्रिया है और समझ से भी बहुत ऊपर है और विचारों के संदर्भ में तर्क इतनी निर्मल तत्कालिकता है कि ये समझदारी से निकली किसी भी चीज़ से कहीं भी बहुत ज़्यादा आगे माना जाता है, ठीक है। मानव बुद्धि की क्षमता में उसकी अपनी औपचारिक अनुभव जनित श्रेणियाँ और बहुत सारी धाराएं हैं जिन्हें ये हमारे प्रत्यक्ष अनुभवों पर भी लागू करती है, ताकि उन्हें समझने के लिए हम एक कैपेबल चीज़ जैसा बना सके, ठीक है। इसी तरीके से जो उनका व्यवहारिक ज्ञान है या फिर तार्किक इच्छाएं हैं, उनकी क्षमताओं से भी हमारे विचारों में, हमारे कामों की जो नैतिकता है और न्यायिक अथवा और औचित्य वाली चीज़ें हैं ना, वो सभी सिद्धांत सामने आ जाते हैं। वो अगेन ये वाली बात लिखते हैं कि कर्तव्यों के सिद्धांत में मनुष्य का प्रतिनिधित्व स्वतंत्रता के लिए उसकी क्षमता के गुण दृष्टिकोण पर हो सकता है और होना भी चाहिए, जो प्राकृतिक मानदंडों से अलग रहते हुए भी बड़ी सरलता से उनकी मानवता, जो कि उनका व्यक्तित्व मानी जाती है, के दृष्टिकोण से पूरे तरीके से संवेदनशील हो चुके हैं, ठीक है भाई। इन्होंने जो है बेसिकली इस चीज़ पर फोकस करा। उन्होंने कहा कि मानव बुद्धि, इंसान का जो दिमाग है ना, वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है हर चीज़ पर, कि देखो कितना, अब जैसे कि आप लोग देखो जो मेंटली थोड़े डिस्टर्ब होते हैं लोग या कुछ भी होते हैं, वो फिर भी बहुत सारी चीज़ों में काफ़ी अच्छे होते हैं, जस्ट लाइक पेंटिंग में, लिटरेचर में या किसी और चीज़ में, ठीक है। तो उन चीज़ को देखते हुए कि इन्होंने बोला कि मानव बुद्धि जो है सब चीज़ों पर डिपेंड करती है। इंसान चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, इंसान चाहे तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। कांट ने इस बात को ऑब्जर्व किया था कि हर इंसान
की सच्ची इच्छा का प्रतिनिधित्व किए जाने के वजह से रूसो की सामान्य इच्छा की अवधारणा में नैतिक विधि का मूल विचार भी सामने आता है। रियलिटी में कांट ने नैतिककर्ता के रूप में इंसान की स्वायत्तता को और इंसान के अपने शासन की मतलब वो किस तरीके से अपने शासन पर हर चीज़ पर कैपेबल है या वो कर सकता है, उन विचारों को सामने रखा था। ठीक है, कांट ने नैतिक कानून के एक विचार को भी इस तरीके से सामने रखा। उन्होंने बताया कि भाई ठीक है, ये चीज़ जो है एक सार्वभौमिक के तौर पर है, लोग अपने विचारों को, अपनी चीज़ों को खुद सुन समझ सकते हैं और चाहे तो वो उसको हटा भी सकते हैं और रख भी सकते हैं। इनकी नेक्स्ट थ्योरी है अधिकार अथवा न्याय का सार्वभौम सिद्धांत। ठीक है भाई, ये क्या बोलते हैं? कांट कहते हैं कि नैतिक व्यवहारिक ज्ञान के सर्वोच्च सिद्धांत के रूप में निरपेक्ष आदेश न सिर्फ विचार, विश्वास, प्रेरणा आदि इन सभी के पास हमारे आंतरिक संसार के वैध भी माने जाते हैं, बल्कि सभी मनुष्य के साथ हमारे अंतर संबंधों के बाहरी और विदेशी संसार पर भी लागू होते हैं। सीधी सीधी बात, मैं इस थ्योरी को नॉर्मली बात में कह के ख़त्म करती हूँ, और वो बात है कि हम सभी इंसान, हम सभी शख्स एक ही टाइम पर, एक ही जगह पर, एक ही भूमि के टुकड़े पर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारी बाहरी कार्य क्षेत्र पर लागू होने वाली मोरालिटी और बिहेवियर का जो हमारा ज्ञान है, वो भी हमारी बाहरी कार्यों की तरह स्वतंत्रता पूर्वक होती है। ठीक है, कि हमारी, जैसे कि हम एक समय पर, एक जगह पर, एक इंसान के साथ एक भूमि के टुकड़े पर नहीं हो सकते, अलग अलग समय पर होंगे, वैसे ही हमारा जो ब्रेन है वो भी अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से काम करेगा। हो भी सकता है कि जैसे हो सकता है मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ तो मेरे दिमाग में हो कि अभी मुझे एमए के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, देन उसके बाद मुझे अगेन बीए के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, फिर उसके बाद मुझे नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपरेशन करनी है और आपके लिए यूट्यूब पे डालना है, ये करना है। ठीक है, इस टाइम मेरे दिमाग में ये सब चल रहा है, लेकिन इस चीज़ को कांट ने बोला कि हम उसी स्थान पर रह के, उसी जगह पर रह के ये सब कुछ अपने दिमाग में चला सकते हैं, हम किसी और जगह पर जाकर अपने दिमाग में उसको नहीं कंटिन्यू कर सकते। ठीक है, एक वक्त होगा, अब जैसे कि इस टाइम पर हमारा बहुत टाइम हो गया, अब मुझे पूरे दिन का शेड्यूल आफ्टर क्लास तय करना है कि हाँ भाई मेरे ये स्टूडेंट्स इतने वक्त पर ये करेंगे, मेरे स्टूडेंट्स इतने वक्त पे ये करते हैं, वो करते हैं, कोचिंग में ये होता है, वो होता है। भैया ये सारी चीज़ें मेरे सामने रख दी हैं मैंने। अब वही चीज़ अब मैं आपकी क्लास लेने के बाद थोड़ी देर बाद दिमाग से हटा दूंगी, क्योंकि अगर मैं 24 घंटे उस चीज़ को रखूँगी तो मैं खुद पागल हो जाऊँगी। तो वही वाली चीज़ को कांट ने इस थ्योरी में बताने की कोशिश करी है। ठीक है, आई होप इस थ्योरीज में तो आप लोगों का कोई भी डाउट नहीं आ रहा हो। बहुत 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 सिंपल थ्योरीज है इनकी। नेक्स्ट है संपत्ति, सामाजिक समझौते और राज्य। इन्होंने बोला कि कांट के विचार में विश्व की सभी गैर मानव वस्तुओं पर मानवता का अधिकार दिखता है। उन्होंने कहा इंसान का हर चीज़ पर हक है, चाहे वो कुछ भी हो, बस नेचुरली चीज़ों को हटाकर, कि चाहे वो गैर वस्तु हो या फिर कोई अच्छी वस्तु हो, कुछ भी हो, हर चीज़ पर उनका अधिकार होता है। ठीक है, साथ में इन्होंने इसके अंदर थोड़ा बहुत प्रकृति को भी इन्वॉल्व किया कि वो भी, उस पर भी इंसान का कंट्रोल होता है। क्यों? क्योंकि इंसान अगर एनवायरनमेंट को ख़राब नहीं करेगा तो एनवायरनमेंट भी, नेचर भी गुस्से में आकर इंसान के ऊपर बर्बादी, तबाही नहीं लेकर आएगा। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि इंसान की संपत्ति, इंसान के सामाजिक समझौते और उसका अपनी पसंद जगह पर, अपनी पसंद के राज्य में रहना उसकी खुद की मर्जी होती है। ठीक है, उस पर किसी भी तरीके का ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती है। जस्ट लाइक कि आपके घर में एक बच्चा पैदा हुआ तो वो आपका ही रिलीजन, आपका ही घर, आपके ही सभी तौर तरीक़ों को अपनाएगा, ना कि वो किसी और के तौर तरीक़ों को अपनाएगा। आपके ही जो बच्चे हैं आपको ही माँ बाप बोलेंगे, वो किसी और को नहीं बोलेंगे। तो वही वाली चीज़ों को यहाँ पर ये बताया जा रहा है। कांट ने ये वाली चीज़ को बताने की कोशिश करी है कि इंसान का संपत्ति पर खुद का अधिकार होता है। सामाजिक समझौते इंसान की गैर मौजूदगी में और मौजूदगी में, दोनों में होते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर हो सकते हैं। और रही बात राज्य की, तो भाई राज्य ये वाली चीज़ बोलता है कि मैं ये सब चीज़, सब लोगों को परमिशन, अब जैसे कि हमारा भी है इंडिया में, हम किसी भी जगह पर पूर्ण स्वतंत्रता है, हम बस सकते हैं, जाकर रह सकते हैं। ठीक है, तो वो वाली चीज़ ही उस टाइम पर कांट ने बोला कि इंसान के अपने पास इतनी फ्रीडम होती है, उसके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो अपना अच्छा बुरा समझकर कहीं भी, किसी भी जगह पर जाकर बस जाए। ओके स्टूडेंट्स, अब आता है इनका समाहार कॉन्सेंट्रेशन के अंदर इन्होंने लास्ट में इस चीज़ पर फोकस करा। इन्होंने मैकियावेली पर और जॉन रॉल्स पर फोकस करते हुए बताया कि हम ये जो हैं, बेसिकली मैकियावेली को आधुनिक युग का विचार वो माना जाता है, सबसे पहला
एक विचारक, तो इसको साथ में लेकर इन्होंने चला। इन्होंने कहा कि आगे की जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों को मैकियावेली और जॉन रॉल्स के सिद्धांतों में या थ्योरीज़ में, सब चीज़ों में मिलता है, तो हम इसके आगे की स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। सो आपकी फर्स्ट यूनिट जो है, इसका पार्ट 1 जो है हमारा हो चुका है। ठीक है, पार्ट 2 में हम मैकियावेली को ही पढ़ेंगे। मैकियावेली को डीपली समझने के बाद हम जॉन रॉल्स को पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को कांट के रिलेटेड अब कोई भी डाउट नहीं रहा हो। इन केस कोई भी डाउट हो या सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।